ज़्यादा बड़ा पत्रकार होता है तिहाड़ से रिपोर्ट करना। पहले तो पैर के ऊपर वो मारते रहे, उसके बाद उन्होंने तो इतना तक भी कहा, प्राइवेट पार्ट्स का भी नाम लिया कि इसके यहाँ पे मारो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक पुरानी सी बिल्डिंग थी, उसमें लेके गए, मेरी जैकेट उतार दी और मुझे जो पंखा चला के ठंड में बैठा दिया। पहले उन्होंने जो धर्मेंद्र थे उनको खींचा। जब मैंने कहा कि आप ऐसे एक पत्रकार को नहीं खींच सकते, तभी अंदर से एक आवाज़ आती है यही है मंदी पुनिया। तो 2-3 पुलिस वाले मुझे भी खींच ले गए। तो ऐसे वो मजाक में बात कर रहे हैं आपस में कि इसके ऊपर 76 लगाएं या इसको रेड लाइट एरिया से इसकी गिरफ्तारी दिखाएं। पत्रकारिता का कोई गोल्डन पीरियड नहीं रहा, लेकिन ये जो दौर है ये सबसे बदतर दौर है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसमें इतना बदतर दौर है ये कि जो भी ग्राउंड जीरो से बेचारा रिपोर्ट कर रहा है पत्रकार जाके, उसी को ही ये तंग कर रहे हैं। मीडिया भी कहना गलत है, दरबारी कलाकार कह दीजिए। ऊपर से स्क्रिप्ट आती है, वो वैसा वैसा बोल देते हैं, वैसे वैसे नाच देते हैं, जैसे जैसा सत्ताचारी होती है। किसी लोकतंत्र की सफलता और उसकी विफलता उसकी पत्रकारिता पर निर्भर करती है। अमेरिकी पत्रकार स्कॉट पेली के ये कथन साबित करते हैं कि किसी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, सफल लोकतंत्र के लिए पत्रकारिता कितनी ज़रूरी है। लेकिन जब पत्रकारिता की बात आती है तो उस पर पहरे की भी बात आती है, और आज का जो दौर है उसमें मनदीप पुनिया एक सबसे बढ़िया उदाहरण है ये बताने के लिए कि पत्रकारिता भारत जैसे मुल्क में कितनी जोखिम भरी हो गई है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का तमगा जिसको हासिल है। तो मेरे साथ आज मनदीप पुनिया है, जिनसे हम बात करेंगे। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था, कई दिनों तक ये जेल में रहे, तिहाड़ जेल में रहे, और क्यों गिरफ्तार किया था, क्या वजह थी, वो हम मनदीप से जानेंगे। तो मनदीप, बहुत बहुत स्वागत है 10 शूद्रा में आपका। जी सर, शुक्रिया। सबसे पहले बताइए, कैसी तबीयत है, कैसा परिवार चल रहा है, मानसिक तौर पे सब बढ़िया, सब मंगल? हाँ, सब ठीक है। अभी जो सेहत है उसमें भी सुधार हो रहा है। पैर में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेफ्ट लेग में, वो ठीक हो रहे हैं अभी तो। और परिवार तो पूरा मजबूत है। जो मेरे पत्नी हैं लीलाश्री, वो बहुत उन्होंने मजबूत हैं और उन्होंने बहुत मदद की बाहर आने में। और जो माँ हैं गांव में, और जो गांव के लोग हैं हमारे, सारे सारे खड़े हैं, सारे एकदम मजबूती से खड़े हुए हैं। तो जेल में रह के आए, 3 दिन वहाँ गुजारे, उसके बाद कहीं कुछ डर लग रहा है, कुछ शंकाएं हैं, कुछ लग रहा है कि यार अब ये जो मैं काम कर रहा था इससे मैं हट जाऊं, एक आरामदायक ज़िंदगी बिताऊं? नहीं, आरामदायक ज़िंदगी क्या होती है? पत्रकारिता कोई ग्लैमर का पेशा थोड़ी ना है कि आप एक बार नाम और अपना फेम कमाएं और आराम से बैठ के लूट के खाएं। वो वाला पेशा नहीं है पत्रकारिता। पत्रकारिता तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सत्ता द्वारा सताए हुए लोग हैं उनकी आवाज़ बनना, वंचित शोषित तबका है उनकी आवाज़ बनना, उनके उनके ऊपर रिपोर्ट करना, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करना, और जो सत्ता छुपा रही है उसको बाहर लेकर आना। मतलब ये एक बैलेंसवादी भी चीज़ नहीं है कि हम की बैलेंस करते फिरें। और खासकर ऐसे दौर में जब सत्ता चाह रही है कि जो सच है वो बाहर ना आए, और वो सच बाहर ना आए जो जनता को जानने के लिए ज़रूरी है। लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया था कि दिल्ली पुलिस जो है, मैं आपके इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें आपने बताया कि पुलिस वाले नाम लेके बोल रहे थे कि मनदीप पुनिया ये है, इसको पकड़ो। ऐसा क्या कर दिया था, क्यों इतना गुस्सा हो गई दिल्ली पुलिस आपसे? 29 जनवरी को जब किसानों के ऊपर पथराव किए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, तो उसके ऊपर मैं रिपोर्ट कर रहा था द कैरावैन के लिए। एक छोटा सा फेसबुक लाइव करके मैंने बता दिया था कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, और उसमें मैंने बताया था कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो कौन लोग थे और पुलिस उनकी मदद कैसे कर रही थी। पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ के किसानों के ऊपर उनको बैकअप दे रही थी, और वो ताकि आराम से पत्थर मार सके किसानों के ऊपर। किसानों की आंखों में जलन हो रही थी आंसू गैस की वजह से, और वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे वो आराम से पत्थर मार रहे थे और किसानों के सर फूटे। उस दिन 50 से ज़्यादा किसान मेरे आंखों के सामने घायल हुए, 15-16 गंभीर रूप से घायल हुए। तो वो सब मेरे आंखों के सामने हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये रिपोर्ट किया जाना चाहिए, ये वाकई मतलब बहुत सीरियस मामला है। इसी वजह से फिर मैंने उसको रिपोर्ट किया और पुलिस की नज़रों में मैं चढ़ गया इस वजह से। लेकिन मीडिया तो कह रही थी लोकल लोग हैं सारे के सारे। मीडिया तो एक नैरेटिव खड़ा करती ही है, और वो मीडिया आप ये मान लीजिए कि वो दरबारी मीडिया है जो ऊपर से स्क्रिप्ट लिख के आती है। और मीडिया भी कहना गलत है, दरबारी कलाकार कह दीजिए। ऊपर से स्क्रिप्ट आती है, वो वैसा वैसा बोल देते हैं, वैसे वैसे नाच देते हैं, जैसे जैसा सत्ताचारी होती है। तो वो तो आप देखेंगे कि जो दरबारी मीडिया थी वो उस दिन वो तो पुलिस के उस पार खड़े थे बिल्कुल। जो पत्रकार थे, बहुत कम पत्रकार ऐसे थे, उसमें पंजाब के पत्रकार खासकर और हरियाणा के पत्रकार जो गांव देहात से आते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, वो किसानों की तरफ खड़े थे और वहां से जो किसानों के ऊपर पत्थर बरस रहे थे उनकी वीडियोस बना रहे थे। उसमें कई 1-2 पंजाब के पत्रकारों को भी पत्थर लगे हैं, हम देखा मैंने। तो एक मनप्रीत सिंह जी हैं हमारे साथी, पंजाब के हैं, वो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, उनको भी पत्थर आके लगा। तो वो तो अब सब देख रहे थे लोग कि दरबारी मीडिया किधर खड़ा था और कैसी भाषा बोल रहा था, और जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं पत्रकार इस दौर में कर रहे हैं जो कुछ बेचारे थोड़े बहुत, वो किधर खड़े थे और क्या देख रहे थे।
तो मनदीप, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था, क्या हालात थे, क्या नज़रिया था उस समय पे, और अचानक से पुलिस ने क्यों आपको जो है अपनी तरफ खींच लिया, क्या हुआ था? असल में देखिए कि वहाँ पर हम स्वर्ण पंदेर साहब का किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको अटेंड करने जा रहे थे 30 जनवरी को शाम की 6-7 बजे का टाइम था। तो देखते हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स जो काम करते हैं कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में, वो दिल्ली जाते हैं। तो जब वो वापस दिल्ली जा रहे थे उनको पुलिस गालियां दे रही थी, तो हमने कैमरा निकाल लिया और वो वीडियो बनाने लग गए। तो पहले उन्होंने जो धर्मेंद्र थे उनको खींचा। जब मैंने कहा कि आप ऐसे एक पत्रकार को नहीं खींच सकते, तभी अंदर से एक आवाज़ आती है यही है मनदीप पुनिया। तो 2-3 पुलिस वाले मुझे भी खींच ले गए और वो लाठियां बरसाने लग गए और वो लगातार ये कहने, अच्छा अब तुम्हें बनाते हैं बड़ा पत्रकार, क्योंकि मैं उस इलाके से आता हूं। तो जो भाषा बोल रहे थे मुझे समझ में आ रही थी, वो गालियां भी दे रहे थे और लगातार पीट भी रहे थे, टेंट में ले जाके दोबारा पीटा। तो और वो मतलब जब पूरा पहले तो पैर के ऊपर वो मारते रहे, उसके बाद उन्होंने तो इतना तक भी कहा, प्राइवेट पार्ट्स का भी नाम लिया कि इसके यहाँ पे मारो, तब ये, लेकिन खैर वहाँ पर मारा नहीं उन्होंने, लेकिन पैर पे ठीक ठाक मेरे चोट मारी उन्होंने, ठीक ठाक लठ मारे। तो पुलिस ने आपको वहाँ से पकड़ के उसके दौरान आपके साथ मारपीट की और टॉर्चर किया, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल पुलिस ने मारपीट की और टॉर्चर किया और उसके बाद गिरफ्तार करके एक ऐसी जगह ले गए। मुझे वो लोग कह रहे हैं कि वो कोई थाना था, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक पुरानी सी बिल्डिंग थी उसमें लेके गए, मेरी जैकेट उतार दी और मुझे जो पंखा चला के ठंड में बैठा दिया और फिर और मजाक कर, ऐसे वो मजाक में बात कर रहे हैं आपस में कि इसके ऊपर 76 लगाएं या इसको रेड लाइट एरिया से इसकी गिरफ्तारी दिखाएं। तभी एक कांस्टेबल आता है, पुलिस कांस्टेबल, वो उनको वीडियो दिखाता है कि ये वीडियो वायरल हो रही है। तो एकदम वो सारे चौंकते हैं और उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। आधे घंटे बाद आते हैं और मुझे एक प्राइवेट कार में बैठा के वो अंबेडकर जो अस्पताल हैं वहाँ लेकर जाते हैं मेडिकल करवाने के लिए। तो वहाँ पर जब मेडिकल करवा रहे थे तो 1-2 कांस्टेबल जाके 1-2 बार उन्होंने कहने की कोशिश की कि स्टाफ के साथ मामला, डॉक्टर साहब इतना मत करो। तो डॉक्टर साहब का मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने उनको मना कर दिया कि आप, मतलब पुलिस जो है मेडिकल को प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी? जी कर रही थी, तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि आपकी मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, इनका मैं एक एक चीज़ का मेडिकल करूंगा। तो उन्होंने मेरे सारे एक्सरे, सारी चोटें, सारों का मेडिकल करा। उसके 3:30 बजे फिर मुझे समयपुर बादली पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया। और इस बीच मैं लगातार कह रहा था पुलिस वालों को कि आप मुझे घर वालों से बात करने दो, मेरी वाइफ से बात करने दो, हरतोष बल जी से बात करने दो, मेरे एडिटर हैं हरतोष बल, अभिषेक से बात करने दो। तो उन्होंने किसी से भी बात करने नहीं दी और हंस के तंज में कहते अब तो तिहाड़ से बात करना, ज़्यादा बड़ा पत्रकार होना, तिहाड़ से रिपोर्ट करना, अब तो तिहाड़ से पत्रकारिता करना। वो सब मेरे दिमाग में ऐसे बुरी तरीके से घूम रही थी वो सारी चीज़ें जो बोल रहे थे। तो उन्होंने तिहाड़ से आपको रिपोर्ट करने का जो ताना दिया था उसको आपने हकीकत में भी बदला। हमने देखा कि कैसे आप अपने टांगों के ऊपर नाम और कुछ नोट्स लेके आए। तो आप तो पत्रकारिता जेल में बैठ के भी कर रहे थे, वहाँ कैसा अनुभव था, वहाँ से कैसे ख्यालात आए? क्योंकि अमूमन जब एक व्यक्ति जो जिसने जेल देखी ना हो वो वहाँ जाके तो वैसे ही सकपका जाएगा, परेशान हो जाएगा, लेकिन आप पत्रकारिता कर रहे थे वहाँ। नहीं, बिल्कुल शुरू में जब मुझे लेके गए तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। मैं जो पत्रकार पहले गिरफ्तार किए गए उनके बारे में सोच रहा था। कप्पन सिद्दीकी साहब गिरफ्तार हुए थे हाथरस मामले में, तो उनके बारे में सोच रहा था कि उनको गिरफ्तार किया गया, अभी तक छोड़ा नहीं गया है। तो मैं थोड़ा सा डरा था, लेकिन जब मैं जेल में गया और जिस बैरक में मुझे बंद किया गया, जिस चक्की में बंद किया, वहाँ किसान मौजूद थे। तो जब वो हम बातचीत करने लगे तो वो भी अपनी चोटों के निशान दिखाने लगे और मेरे से गंभीर चोटें उनके शरीर पे लगी हुई थी। तो मुझे लगा कि मैं इतना बड़ा विक्टिम नहीं हूँ, बल्कि सत्ता द्वारा ज़्यादा सताए हुए वो लोग हैं। उनको तो बेचारों को ये तक नहीं पता था कि उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। नरेला मार्केट में वो जो जसमिंदर सिंह थे, मेरे साथ किसान बंद थे, तो नरेला मार्केट में थोड़ा बहुत अपना सामान लाने गए थे, उनको वहाँ से गिरफ्तार किया मारपीट के और बुरी तरीके से पीट रखा था। तो लेकिन उनके फिर भी हौसले बुलंद थे, चिंतित जरूर थे लेकिन डरे हुए नहीं थे वो। फिर मुझे लगा कि अब ये सत्ता के सताए हुए लोग ये हैं और हम तो दावा करते हैं कि हम इनके ऊपर रिपोर्ट करते हैं, तो अब ये मौका है। तो फिर मैंने एक पेन का जुगाड़ किया और उनके वो जो स्टेटमेंट दे रहे थे वो सब मैंने अपने पैरों पे लिखना शुरू किया। जो प्रिंट के जो पत्रकार होते हैं, जो नोट्स लेते हैं, वो मैंने लेने शुरू कर दिए, नाम वगैरह। और साथ में जो मेरे साइड वाली चक्की में जो 2 युवा पत्रकार थे, 2 युवा जो किसान थे, जो डेरा बाबा नानक से थे, वो जब गाना गुनगुनाते थे किसानी लहर के, तो वो मैंने याद करने शुरू कर दिया। मैं बिल्कुल ऐसे सोचता था कि ये गाने जाके मैं लोगों को बताऊंगा कि जेल में किसान कैसे कैसे गाने गा रहे हैं। और जब वो एक किसान एकता बोलते थे तो सारे जितने भी बंदी थे उस जेल में, सारे जिंदाबाद का वो देते थे, वो बोलते थे किसान एकता, सारे किसानों के अलावा भी कैदी जिंदाबाद बोलते थे। तो वो सब मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि ये बाहर जाके बताना जरूरी है। तो ये जो अनुभव हैं पत्रकारिता के,
जब हम लोग आईएमसी में पढ़ाई कर रहे थे, आप भी आईएमसी से हैं, तो बहुत सारे पत्रकारिता को लेके सपने थे कि हम कुछ ऐसा करेंगे समाज के लिए, कुछ अच्छा काम करेंगे, सवाल पूछेंगे सत्ता से और जो वंचित शोषित है उसकी आवाज़ बनेंगे। जब आप ये काम कर रहे हैं उसमें इतनी सारी रुकावटें आ रही हैं, सत्ता हो या जो दूसरे प्रतिष्ठान हो, वो पत्रकारों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप उनके साथ मिल जाइए या रोकने की कोशिश करते हैं तो आप रुक जाइए। इसको कैसे देखते हैं, बतौर स्वतंत्र पत्रकार कैसे देखते हैं? मैं एक तो इसमें यही शुरुआत मैं यही कहता हूँ कि देखिए, पत्रकारिता का कोई गोल्डन पीरियड नहीं रहा, लेकिन ये जो दौर है ये सबसे बदतर दौर है, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इसमें इतना बदतर दौर है ये कि जो भी ग्राउंड जीरो से बेचारा रिपोर्ट कर रहा है पत्रकार जाके, उसी को ही ये तंग कर रहे हैं। हाँ, और पत्रकारों को अपना काम करते देना चाहिए। कप्पन सिद्दीकी साहब हाथरस में तो वो रिपोर्ट ही तो करने गए थे, एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप होता है, उसकी हत्या होती है, तो वो क्या करने गए थे? ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे, अपना काम कर रहे थे, उनके काम के खलल डाली गई और उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये वाकई में बहुत बुरा दौर है। और उनके अलावा जो एक पत्रकार थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील के ऊपर वो बताया कि जो नमक के साथ रोटियां दे रहे हैं बच्चों को, उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये दौर वाकई खतरनाक है। जो ग्राउंड जीरो से लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग में तो खलल डाल ही रहे हैं, साथ में उनको जेल में भी डाल दे रहे हैं। तो ये खतरनाक दौर है। और इसको मेरे को लगता है कि जो पत्रकार जो जाती है वो थोड़ी सी क्रिएटिव जाती है। जो कौम है, पत्रकार जो लोग होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, और वो हर दौर में जिस तरीके की परेशानियां होती हैं उनसे वो निपटते हैं और क्रिएटिव तरीकों से जो सच है उसको जनता की तरफ लेके जाते हैं। इस दौर में आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे जो अखबार, मैगजीन और पोर्टल और यूट्यूब चैनल चालू हो गए हैं जो सत्ता का पूरा दिखा रहे हैं। ठीक है कि बड़े मीडिया नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची। अब किसान आंदोलन में आप देखेंगे कि जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं वो अपनी माइक आईडी लेकर आप जाओगे, आप माइक आईडी लेके जाओगे, आपको अपने साथ किसान लंगर भी खिलाएंगे, साथ रखेंगे और बढ़िया से उसे आपको ट्रीट करेंगे। कोई बड़ा संस्थान वहाँ पर मीडिया की माइक आईडी गोदी मोदी मीडिया बोल के भगा देते दे रहे हैं, तो लोग भी समझ रहे हैं। और लोग ये अच्छी बात है कि जनता भी जान रही है कि हमारा मीडिया कौन सा है और जो सत्ता का मीडिया कौन सा है। मनदीप, इसमें सुरक्षा की भी एक बात आती है, क्योंकि जब हम किसी बड़े संस्थान में काम करते हैं तो एक पहचान पत्र मिलता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल बैकअप मिलता है, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। किसी भी कमिश्नर को फ़ोन करेंगे, एसएचओ को फ़ोन करेंगे कि हमारा आदमी है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन स्वतंत्र पत्रकारिता में ये सुविधाएं नहीं होती हैं, इस तरह का कोई बैकअप ऑर्गेनाइजेशनल कुछ होता नहीं है। बहुत एक चैलेंज बढ़ जाता है उससे एक स्वतंत्र पत्रकार के लिए, जो ग्राउंड से ऐसी सच्चाई निकाले जिसको कोई और नहीं दिखा रहा है। तो उसमें जोखिम बहुत है और कोई सुरक्षा नहीं है। फिर भी ये इतना बड़ा जोखिम आप क्यों उठाते हैं? क्या ज़रूरत पड़ गई है कि भाई अपनी जान को जो जोखिम में डाल के सच दिखाने की जो ललक है वो आपको खींच के ले जा रही है? ये सच बात है कि पत्रकारिता में जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते हैं वो बहुत जोखिम भरा काम है, लेकिन वो पत्रकारिता का मुख्य काम है। इसलिए जो पत्रकारिता का जरूरी काम है वो तो हमें करते ही रहना चाहिए। और जो रही बात, स्वतंत्र पत्रकारों को तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उनको तो जो अधिकारी वगैरह होते हैं वो सीरियस भी नहीं लेते। वो बोलते हैं कि यहाँ आ गया ऐसे ही टटपुंजिया, इसको भगाओ यहाँ से, तो वो इस तरीके से बात करते हैं। पर उन सब के बारे में हम सोच के अगर डिप्रेशन लेंगे तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। हमें स्वतंत्र पत्रकारों को भी और जो अल्टरनेटिव मीडिया हाउसेज हैं उनको भी एक अपना थोड़ा सा बनाना चाहिए। सारे एक संगठन बनाएं और सोचें कि कैसे हम जो पत्रकार हैं जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं उनकी मदद कर सकते हैं। मेरे वाले मामले में मैं सभी पत्रकार जो दोस्त हैं, साथी हैं, उनका धन्यवाद दूंगा। उन्होंने वो लगातार रात के टाइम पे खड़े थे थानों में, अलग अलग थानों में, और जो ट्वीट वगैरह उन्होंने किए और जो आवाज़ उठाई वो वाकई सभी, और जो दूसरे पत्रकार जेलों में बंद उनके लिए भी उठाएं वो, और जो आगे किसी पत्रकार के ऊपर हमला हो तो उसके लिए भी उठाएं। और हमें ऐसी एकजुटता की ज़रूरत है जो मेरे मामले में मैंने देखी, वैसी एकजुटता आगे भी होनी चाहिए, ताकि सत्ता पक्ष को रहे कि जो काम पत्रकार कर रहे हैं, बेशक से वो फ्रीलांस हों या फिर छोटे मीडिया हाउस के हों, लेकिन उनकी भी एक इज्जत है और उनको वो भी एक अपना काम करें, उनको काम करते देना चाहिए। ये नहीं कि कोई छोटा अखबार निकलता, छोटी पत्रिका निकलता तो उसको आप ऐसे ही भगा देंगे, उसको आप कुछ समझेंगे नहीं। जो बड़े हैं तो वो तो आपके खुद के हैं, आप खुद स्क्रिप्ट भेज रहे हैं। और बड़े संस्थानों का तो इतना बुरा हाल है, उन्होंने तो टर्म्स, पॉलिसी, कंडीशंस खुद ही अपने पत्रकारों के ऊपर थोप रखी हैं। उसको वो कोड ऑफ कंडक्ट पता नहीं क्या क्या नाम लेते हैं। तो वो तो पत्रकारिता के संस्थान नहीं बचे हैं बेसिकली। आपने ये बड़े मीडिया संस्थान क्यों नहीं चुना? इतनी बढ़िया सैलरी मिलती है यार, मैं खुद 4 चैनलों में काम करके आया हूँ, क्यों नहीं चुना? ये वैकल्पिक मीडिया की तरफ रुझान कैसे आया? देखिए, मैंने कोशिश की थी, मैं गया था मैं एक में, तो उसमें मैं 1 महीने बाद ही मैं उससे छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एक खबर लिखवाना चाह रहे थे मुझसे।
तो वो मैंने लिखी नहीं। मैंने कहा कि ये तो मेरे बस का काम नहीं है। तो और हम देखते थे कि जो गांव देहात के प्रति जो नज़रिया है, गांव देहात और खासकर जो शोषित वंचित तबका जो है हमारे देश का, उनके प्रति उनका जो नज़रिया है वो वाकई मतलब बहुत ख़राब है। वो ऐसी कहावतें ऑफिस में आम बोल देते हैं कि जिससे मतलब जो हम गांव देहात से किसान मजदूर जातियों से जो लोग आते हैं उनको बड़ा तकलीफ फील होता है। मेरे ऊपर भी एक बार एक जगह पे मैं था, तो वहाँ पे उन्होंने बोल दिया था मेरी जाति को लेके और कहा था कि इनमें थोड़ी ना दिमाग दुमुक होता था, घुटनों में दिमाग होता है। तो वो मुझे बहुत पर्सनली फील हुआ। तो वो मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसको डिक्रेडिट करने की होती है, जाति के ऊपर वो अटैक मारते हैं। तो जो देहाती बोलना, फिर देहात से जो किसान जातियां हैं, मजदूर जातियां हैं, जो अलग अलग जो दलित तबका है और जो मुस्लिम हैं, उनको उनको उस वो उतना सम्मान भी नहीं देते और वो ऐसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं उनकी आइडेंटिटी के ऊपर अटैक करके। तो वो बड़ा बुरा लगता था। तो मुझे लगता था कि हम जितने भी जो एक हिसाब से जो बहुजन तबके के जो लोग हैं या और जो लोग हैं वो सारे मिलके हमें करना चाहिए। और इसका जो ये गैंग है पूरा सत्ता पक्ष वालों का, उसको बिल्कुल उनके एक्सपोज करना चाहिए। तो करा भी हमने। हमें सच दिखाना है, खासकर हमें सच दिखाना है। हमें ना किसी का पक्ष लेना है, ना किसी की मुखालफत करनी है। जो सच है वो सच दिखाना है। मनदीप, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? आप क्या किसान परिवार से आते हैं? क्या किन हालातों में आपकी परवरिश हुई है? उसके बारे में भी हम कुछ जानना चाहेंगे। मैं मेरा गांव है खुडन झज्जर में, तो बहुत नॉर्मल परिवार से आता हूं। तो मेरे पिताजी अभी तो है नहीं, लेकिन वो पिछले कई साल से खेती वगैरह करते थे। और माताजी हैं, माताजी अभी बूढ़ी हो गई हैं। तो कुछ खेत हैं, तो मैं अपने जो कजन्स वगैरह हैं उनके साथ मिलकर थोड़ी बहुत खेती चलती रहती है। तो गांव उससे आते हैं। और जो शुरुआती शिक्षा है वो गांव के स्कूलों में हुई है। तो बिल्कुल हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी थी। तो लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी और आईआईएमसी जैसे संस्थानों में पढ़ने का मौका मिला। तो उससे थोड़ा सा जो डाइवर्सिटी है, देश के अलग अलग जगहों से जो लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत करने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखा। उस डाइवर्सिटी का फ़ायदा उठा के जो पीयू में और आईआईएमसी में मुझे मिली, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। गाँव से जब मैं आया था तो आप ये मान के चलिए कि मेरे दिमाग में भी बहुत सारे एक हिसाब से गलत चीज़ें थी। वो सारी स्टीरियोटाइपिंग हम सबके दिमाग में रहती है। हाँ, परवरिश ही ऐसी होती है। हाँ, तो वो सब दूर हुई। तो वो इस वजह से ये है। तो बैकग्राउंड तो देखिए, जो आम आदमी आम सा बैकग्राउंड है। कोई पहली बार हमारे गांव से और इलाके से मतलब कोई पत्रकारिता, अब लोगों को तो समझाना पड़ता था कि मेरा काम क्या है। जब भी अब भी मैं जाता हूं तो लोगों को बस इतना पता है कि ये वो जो माइक लेके घूमते रहते हैं वो है। उसको उससे बार सवाल की टीवी पे क्यों नहीं आते हो, कैसे पत्रकार हो? मेरे से बहुत सवाल पूछते थे घर वाले। ये तो रिश्तेदार तो तंग कर देते हैं। रिश्तेदार मतलब इतना तक लिख के भेज देते हैं कि आज कितने बजे टीवी पे आओगे तुम। मैं बिल्कुल ये समझ नहीं पाता हूँ। उनको नहीं समझ आती कि जो प्रिंट में जो काम करते हैं वो भी पत्रकार ही होते हैं। और कैमरे पे जो दिखने वाले हैं उनके पीछे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं। वही जो टीवी पे दिख रहे हो तो एक हिसाब से एंकर ही होते हैं। वैसे होते वो भी पत्रकार हैं, लेकिन उनका ज़्यादा काम तो जो ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं, कैमरे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं वो तो उनको तो टेलीप्रोम्प्टर पे पढ़ना है। लेकिन उस टेलीप्रोम्प्टर पे जो पढ़ रहे हैं, जो दे रहे हैं। हाँ, उसके पीछे पूरी टीम बैठी है। तो मनदीप, हमने आपकी पत्नी की भूमिका भी देखी है, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो या कोर्ट कचहरी में तिहाड़ जेल तक जाने में। उन्होंने काफ़ी एक तरीके से आपका साथ दिया। और अमूमन ऐसे हालातों में एक हौसला टूट जाता है, अकेला महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग वेमेन की तरह से आपका समर्थन किया। तो उन्हें कैसे थैंक यू बोलेंगे, कैसे उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करेंगे? लीला वाकई में बहुत मजबूत हैं। और मतलब उनका तो कोई क्या, घर के आदमी का वैसे थैंक यू तो क्या बनता है। लेकिन हाँ, मतलब जो इज्जत है उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मेरे नज़रों में। और मैं मतलब वो अब एक उनका तो बिल्कुल एक बात, अब तो एक मतलब जैसे पहले होता था कि ठीक है साथी हैं हमारी, ऐसे था। लेकिन अब तो मैं उनको बिल्कुल ध्यान से सुनता हूँ। बल्कि वो ज़्यादा स्टेबल थी मुझसे, मैं ज़्यादा डरा हुआ था। वो तो मतलब जब मुझसे पहली बार मिल रही हैं तो वो तो स्माइल दे रही हैं, कह रही हैं कि कोई चिंता नहीं है, ठीक है। जब आप काम कर रहे थे, आप गलत थोड़ी नहीं थे, आपके काम में बाधा डाली है पुलिस ने, हम देख लेंगे। और ये संघर्ष का दौर है, तो संघर्ष के दौर में इतना अगर हो भी जाए तो डरो मत, साथ हैं हम। तो वो तो मतलब मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उनसे मैं सीखूंगा कि इतना स्ट्रॉन्ग रहना अगर कोई भी कंडीशन आए। तो वो तो एक हिसाब से टीचर भी हो गई है मेरी, ये लगा लीजिए।
बिल्कुल, आप दोनों एक दूसरे की ताकत बने रहें और बाकी तमाम लोग भी आपका ऐसे ही समर्थन करते रहे, आप सच्ची पत्रकारिता करते रहें। तो दोस्तों, ये मनदीप पुनिया थे जो अपना अनुभव हमसे साझा कर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत जो है ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स में 142वें नंबर पर है और बहुत सारे जो पिछड़े देश हैं उनसे भी बुरी हालात में है। तो ऐसे में जो सच्ची आवाज़ें हैं, जो असली तस्वीर आप तक पहुँचाती हैं, उनका सम्मान करना, उनका समर्थन करना हम सब की ज़िम्मेदारी बन जाती है। ये रिपोर्ट मैं आपको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली से दिखा रहा था। इसे बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी आदर्श तिवारी और अजरा परवीन। जय भीम, जय भारत।